नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो और सेक एल्फा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो, और एक्स की जो वैल्यू है वो एक के बराबर, एक्स की वैल्यू जो है एक के प्लस माइनस एक के बराबर नहीं है, तब बताइए कोस एल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस एल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि ना बोले हम? दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको चीजों को समझाना पड़ेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें समझाना पड़ेगा। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए ये क्या लिखा है? कहोगे ये तो साइन थीटा लिखा है। क्या लिखा है? साइन थीटा लिखा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये क्या लिखा है? कहोगे देखिए ये कोस थीटा लिखा है। हाँ, मैंने कहा ये क्या लिखा है? कहोगे देखिए ये टेन थीटा लिखा है। क्या लिखा है? टेन थीटा लिखा है। हाँ, दोस्तों यहाँ पर थीटा क्या है? कहोगे बनने वाला कोण है। थीटा, अगर दोस्तों थीटा बनने वाला कोण है तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कहोगे हाँ, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। कहोगे हाँ, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू अगर दोस्तों जीरो है, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा की वैल्यू अगर वास्तव में जीरो है, तो ऐसी स्थिति में साइन जीरो, ये क्या हो जाएगा? साइन जीरो हो जाएगा। कहोगे हाँ, अगर थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? कहोगे साइन जीरो हो जाएगा। और दोस्तों साइन जीरो हो जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं कि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है, वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, तो ऐसी स्थिति में कोस जीरो की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। क्या होती है? वन होती है। अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू जीरो है, तो ऐसी स्थिति में टेन जीरो की जो वैल्यू होती है वो वास्तव में जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों थीटा की वैल्यू 30 भी हो सकती है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 30 है, तो ऐसी स्थिति में साइन ये क्या होगा? कहोगे साइन 30 होगा। और साइन 30 की वैल्यू दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं कि 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2 होती है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? कहोगे देखिए अगर थीटा की वैल्यू 30 है, तो इसकी वैल्यू ये जो हो जाएगा वास्तव में कोस 30 हो जाएगा। और कोस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2 होती है। इसी प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कहोगे tan 30 हो जाएगा अगर थीटा की वैल्यू 30 है। तो दोस्तों जब tan 30 हो जाएगा, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3 होती है। क्या होती है? 1/√3 होती है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों थीटा की वैल्यू 60 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 90 हो सकती है, 180 भी हो सकती है, 270 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। हाँ। लेकिन दोस्तों कुछ अवस्था में हम तेजी से बता सकते हैं। जैसे दोस्तों जब थीटा की वैल्यू 0 होता है, 30 होता है, 60 होता है, 45 होता है, 90 होता है, तो हम आसानी से त्रिकोणमिति के जितने भी फलन हैं, हम आसानी से उनकी वैल्यू बता सकते हैं। दोस्तों जब थीटा की वैल्यू 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है और 15 होता है, 60 होता है, 90 होता है, तो ऐसी स्थिति में त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होते हैं उनकी वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। अगर कोई अदर वैल्यू होता है, अगर कोई दोस्तों 90 का मल्टीपल हुआ या 45 का मल्टीपल हुआ या 30, ये जो मैंने आपको बताया 0, 30, 60, 45, 90 इनका मल्टीपल हुआ, तब भी हम बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें गणना करनी पड़ती है, निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर 10 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, ये सब आ जाए तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ स्थितियों में हम तेजी से बता सकते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू जब 0 होती है, 30 होती है, 45 होती है, 60 होती है, 90 होती है, उन स्थितियों में हम इन सभी त्रिकोणमिति फलनों की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन त्रिकोणमिति फलनों की जहां पर जिस थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 पर हम आसानी से बता सकते हैं त्रिकोणमिति फलन की वैल्यू। इसलिए दोस्तों मैं इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूं, जिससे आप याद कर लीजिए। और जब आप याद कर लेंगे तो आप भी तेजी से बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने साइन
साइन 0, साइन 30, साइन कोस, साइन 60, साइन 45, इन सभी की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ जिससे आप तेजी से बता सके। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है, हम ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब याद रहेगा तो हम तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन है कि आप इस चीज को याद कर लेना, आप इस चीज को अच्छे तरीके से याद कर लेना जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो लिखवाने जा रहा हूँ आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? दोस्तों यहाँ पर मैं थीटा, यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू मेंशन करूंगा, मतलब 0 मेंशन करूंगा, 30 मेंशन करूंगा, 0 मेंशन करूंगा, 30 मेंशन करूंगा, 45, 60, 90, इन सभी ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर मेंशन करूंगा, और जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, जैसे साइन थीटा यहाँ पर मेंशन कर दिया, अगला हो गया कोस थीटा, अगला हो गया कोस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं थोड़ा स्याही डाल देता हूँ इसके अंदर, थोड़ा और गाढ़ा हो जाए जिससे साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, अगला एक मिनट रुक जाइए, अगला दोस्तों टेन थीटा हो गया, अगला दोस्तों टेन थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा हो गया, अगला दोस्तों कोसेक थीटा हो गया, क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया, साइन थीटा का जो उल्टा होता है। ठीक है, अगला दोस्तों हो गया सेक थीटा, क्या सेक थीटा, सेक थीटा हो गया, अगला दोस्तों हो गया कोट थीटा जो हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू मेंशन करेंगे, क्या थीटा की वैल्यू मेंशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला आता है, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 है, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू अगर दोस्तों 0 डिग्री, एक मिनट रुक जाइए, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। दोस्तों जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तब ऐसी स्थिति में साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो ऐसी स्थिति में साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, 1/2 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होती है, तो ऐसी स्थिति में साइन 45 की जो वैल्यू होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, क्या होती है, 1/√2 होती है। ये सभी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये सभी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और जब याद रहेगा तो हम क्वेश्चनों को तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको तरीका भी बता सकता हूँ निकालते हैं कैसे, हम ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक याद नहीं करना है, यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से निकालना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, मैं कोई आपको तरीका यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे हम तेजी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 60 है, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, √3/2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये साइन थीटा का अगर दोस्तों इसकी साइन थीटा वाला अगर आपको याद है, तो आप आराम से इन सभी की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भैया जब साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। इसी प्रकार साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों कोस थीटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो ऐसी स्थिति में कोस 0 की जो वैल्यू होती है, कोस 0 की जो वैल्यू होती है वास्तव में साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए साइन 90 की वैल्यू देखा है तो 1 है। दोस्तों साइन 90 की जो वैल्यू होती है वही वास्तव में कोस 0 की होती है।
साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसलिए कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, जब दोस्तों थीटा की वैल्यू 30 होती है तो ऐसी स्थिति में कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो वास्तव में √3/2 होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साइन 60 की जो वैल्यू होगी, साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में कोस 30 की होती है। साइन की 60 की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। दोस्तों साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही वास्तव में कोस 30 की होती है। तो कोस 30 अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जब थीटा की वैल्यू 45 होती है, थीटा की वैल्यू 45 होती है तो कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। मतलब साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही वास्तव में कोस 45 की भी वैल्यू होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो कोस 45 की भी वैल्यू 1/√2 ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है तो कोस 60 की जो वैल्यू होगी वास्तव में 1/2 होगी। क्या होगी, 1/2 होगी। मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होती है, वास्तव में वही कोस 60 की वैल्यू होती है। क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कोस 90 की जो वैल्यू होगी वास्तव में 0 होगी। वास्तव में दोस्तों साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वही कोस 90 की होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 है, इसलिए कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। अगर दोस्तों आपको ये याद है तो आप कोस की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कोस की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। होता है कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या कहोगे, 0 है। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोनों को मैं भाग देता हूं तो क्या कहोगे, 0 आएगा। इस प्रकार दोस्तों टेन 0 की वैल्यू क्या निकल कर आई, कहोगे 0 निकल कर आई। हाँ कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों साइन अगर दोस्तों थीटा बराबर 30 है तो ऐसी स्थिति में टेन 30 बराबर साइन 30 अपॉन कोस 30 होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कोस 30 की वैल्यू ये है। अगर इनको आपस में सोल्व करता हूं तो 1/√3 आएगा। क्या आएगा, 1/√3 आएगा। इस प्रकार साइन 30 की जो वैल्यू होगी 1/√3 होगी। क्या होगी, 1/√3 होगी। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, आपको यहां से ऐसे नहीं निकालना है। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसी प्रकार दोस्तों टेन अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो ऐसी स्थिति में टेन 45 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि दोस्तों टेन 45 बराबर होता है साइन 45 अपॉन कोस 45। साइन 45 की वैल्यू ये है और कोस 45 की वैल्यू ये है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो आएगा 1। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर थीटा बराबर 45 है तो ऐसी स्थिति में टेन 45 की वैल्यू जो होगी 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 60 है, तो ऐसी स्थिति में टेन 60 की जो वैल्यू होगी √3 होगी, क्योंकि दोस्तों टेन 60 बराबर होता है साइन 60। अच्छे तरीके से आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर यहाँ पर थीटा बराबर 60 है तो ऐसी स्थिति में टेन 60 बराबर होगा साइन 60 अपॉन कोस 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है और कोस 60 की वैल्यू ये है। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं तो आएगा √3। और यही चीज तो मैंने बताया है कि अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो टेन 60 की वैल्यू √3 होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू हमारी 90 है तो टेन 90 की जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्या होगी दोस्तों, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि दोस्तों टेन 90 बराबर होगा साइन 90 अपॉन कोस 90। साइन 90 की वैल्यू ये है, कोस 90 की वैल्यू ये है। अगर मैं इन दोनों को आपस में सोल्व करता हूं तो आएगा इनफाइनाइट। साइन 90 को कोस 90 से भाग दूंगा तो क्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट प्राप्त होगा। मतलब टेन 90 की वैल्यू जो है अनिर्धारित है। क्या है, अनिर्धारित है, मतलब अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर है, कहोगे हाँ यहां तक हमें चीजें क्लियर है, यहां तक हमें चीजें क्लियर है, यहां तक हमें चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा यहां पर नीचे कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहां तक हमें चीजें क्लियर है, यहां तक हमें चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहां तक चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हम कोसेक थीटा की वैल्यू कोसेक की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। जब दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि साइन कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। हाँ 1 साइन थीटा होता है। मतलब कोसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू एक दूसरे के उल्टी होती है। हाँ हाँ,
ठीक है दोस्तों, कोस सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वास्तव में साइन थीटा की उल्टी होती है। हाँ हाँ, अगर दोस्तों थीटा बराबर जीरो है, अगर दोस्तों थीटा बराबर जीरो है, तो ऐसी स्थिति में कोस जीरो की जो वैल्यू होगी, कोस जीरो की जो वैल्यू होगी साइन जीरो की उल्टी होगी। कोस जीरो की वैल्यू जो होगी वास्तव में, कोस जीरो की जो वैल्यू होगी अनडिफाइन होगी। क्या होगी? अनडिफाइन होगी। दोस्तों जब थीटा बराबर जीरो होता है तो ऐसी स्थिति में कोसेक थीटा बराबर कोसेक जीरो की वैल्यू जो होती है अनडिफाइंड होती है, क्योंकि दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है, क्योंकि दोस्तों कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर थीटा बराबर जीरो है तो ऐसी स्थिति में कोसेक जीरो बराबर 1 अपॉन साइन जीरो होगा, कहोगे हाँ। और साइन जीरो की वैल्यू क्या है? कहोगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो है। तो इस प्रकार 1 को अगर मैं जीरो से भाग दूंगा, साइन जीरो से भाग दूंगा, मतलब जीरो से भाग दूंगा, तो क्या आएगा? अनडिफाइंड प्राप्त होगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया इसकी जो वैल्यू होती है कोसेक जीरो की वैल्यू जो होती है अनडिफाइंड होती है। ठीक है, अब दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 30 है, थीटा की वैल्यू 30 है, अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 30 है, तो ऐसी स्थिति में कोसेक 30 की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 2 होगी, क्योंकि दोस्तों कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर थीटा बराबर 30 है तो ऐसी स्थिति में कोसेक 30 बराबर 1 अपॉन साइन 30 कहोगे हाँ। 1 अपॉन साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या कहोगे? 1/2 है। अगर मैं एक को साइन 30 से मतलब 1/2 से भाग देता हूं तो क्या मिलेगा? कहोगे 2 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों कोसेक 30 की वैल्यू क्या निकल कर आई? 2 आई। या दूसरी तरीके से आप कह सकते हैं, कहोगे देखिए वास्तव में कोसेक 30 की जो वैल्यू होगी साइन 30 की उल्टी होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसलिए कोसेक 30 की वैल्यु जो होगी 2 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। जहां तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार से तो अगर थीटा बराबर 45 है तो ऐसी स्थिति में कोसेक 45 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में √2 होगी, क्योंकि दोस्तों कोसेक 45 की जो वैल्यू होगी, क्योंकि दोस्तों कोसेक 45 की वास्तव में जो वैल्यू होगी वो साइन 45 की उल्टी होगी। साइन 45 की वैल्यू ये है, अगर साइन 45 की वैल्यू ये है तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? √2 होगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री है तो कोसेक 60 की जो वैल्यू होगी, कोसेक 60 की जो वैल्यू होगी 2 अपॉन √3 होगी। क्या होगी? 2 अपॉन √3 होगी, क्योंकि दोस्तों साइन कोसेक 60 की जो वैल्यू होगी वास्तव में साइन 60 की उल्टी होगी। साइन 60 की वैल्यू अगर ये है तो कोसेक 60 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कोसेक 90 की जो वैल्यू होगी 1 होगी, क्योंकि दोस्तों साइन वास्तव में कोसेक 90 की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 की उल्टी होगी, और साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है, और 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोसेक 90 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो सेक 0 की वैल्यू जो होगी वास्तव में 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, मैंने कोस 0 की वैल्यू को उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो ऐसी स्थिति में कोस सेक 30 की वैल्यू जो होगी वास्तव में 2 √3 होगी। मैंने सेक 30 की वैल्यू का उल्टा कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू का उल्टा कर दिया, क्योंकि सेक 30 की वैल्यू जो होती है कोस 30 की उल्टी होती है, कोस 30 की वैल्यू की उल्टी होती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है तो ऐसी स्थिति में सेक 45 की जो वैल्यू होती है √2 होती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सेक 30 की वैल्यू जो होती है कोस 30 की उल्टी होती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस 45 की वैल्यू सेक 45 की वैल्यू जो होती है कोस 45 की वैल्यू की उल्टी होती है। अगर कोस 45 की वैल्यू ये है तो सेक 45 की वैल्यू क्या होगी? √2 होगी। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में सेक 60 की जो वैल्यू होगी 2 होगी। मैंने यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू का उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में सेक 90 की जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि जो दोस्तों सेक 90 की वैल्यू होगी वो वास्तव में कोस 90 की उल्टी होगी। कोस 90 की वैल्यू क्या है? 0 है। हाँ, तो सेक 90 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? कहोगे इनफाइनाइट होगी, क्योंकि दोस्तों उल्टा करने के लिए 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा। जब 1 के अपॉन में लिखूंगा तो क्या प्राप्त होगा? इनफाइनाइट प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। आपको निकालना पिघालना नहीं है, आपको निकालना उकालना नहीं है, आपको तो अच्छे तरीके से याद रखना है, याद करना है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों tan 0 की वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होगी। आपको पता है कि भैया इसकी वैल्यू का उल्टा tan 0 की वैल्यू का उल्टा कोट 0 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है तो कोट 30 की वैल्यू जो होगी √3 होगी। मैंने tan 30 की वैल्यू का उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है तो कोट 45 की वैल्यू 1 होगी। मैंने tan 45 का उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो कोट 60 की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 होगी।
मैंने tan 60 की वैल्यू का उल्टा कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कोट 90 की जो वैल्यू होगी, कोट 90 की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इन पर बहुत अच्छे अच्छे पेपर में अक्सर इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। जब थीटा की वैल्यू 30 होती है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी प्रकार साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी प्रकार साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। इस चीज को आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। अब दोस्तों साइन 90 की जो वैल्यू होती है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वही कोस जीरो की होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसलिए कोस 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसी प्रकार दोस्तों साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही कोस 30 की होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, इसलिए कोस 60 की वैल्यू भी √3/2 होगी। इसी प्रकार दोस्तों साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही वास्तव में कोस 45 की भी होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2 है, इसलिए कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। इसी प्रकार दोस्तों साइन 30 की वैल्यू जो होती है वही वास्तव में कोस 60 की होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोस 60 की भी 1/2 होगी। इसी प्रकार दोस्तों साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वही वास्तव में कोस 90 की वैल्यू होती है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, इसलिए कोस 90 की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब दोस्तों हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू याद हो गए हैं, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैंने साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा की वैल्यू से भाग दिया तो टेन थीटा की वैल्यू मिलेगा, ठीक है। टेन जीरो की जो वास्तव में वैल्यू होगी जीरो होगी, क्योंकि मैंने साइन जीरो की वैल्यू को कोस जीरो की वैल्यू से जब भाग दिया तो क्या निकल कर आया? जीरो। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू 1/√3 निकल कर आई। जब मैंने साइन 30 की वैल्यू को कोस 30 की वैल्यू से डिवाइड किया तो आया 1/√3 निकल कर। इसी प्रकार टेन 45 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू को जब मैं कोस 45 से डिवाइड करूंगा, कोस 45 की वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1। इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू √3 होती है। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, और टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि भैया कोसेक अब दोस्तों अब आपको यहाँ पर केवल रिवर्स से ही करना। अगर आपको साइन जीरो की वैल्यू पता है तो कोस जीरो की बता सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू है तो कोसेक 90 की, अगर दोस्तों साइन जीरो की वैल्यू पता है तो कोसेक जीरो की बता सकते हैं। साइन 30 की पता है तो आप कोसेक 30 की बता सकते हैं। साइन 60 की पता है तो आप कोसेक 60 की बता सकते हैं, क्योंकि उल्टी ही तो होती है कब यहाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको कोस जीरो की पता है तो आप सेक जीरो की बता सकते हैं। कोस 60 की पता है तो आप सेक 60 की बता सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस थीटा की वैल्यू का उल्टा ही साइन सेक 60 की सेक थीटा की वैल्यू होती है, हाँ ना? हाँ। इसी प्रकार से तो अगर टेन की वैल्यू आपको याद है तो आप कोट की वैल्यू भी बता सकते हैं, हाँ ना? क्योंकि एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, आपको यहाँ पर ट्रिक लगाना नहीं है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिससे हम इन सब चीजों का यूज क्वेश्चन के अंदर बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेजी से कर सके, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है, केवल आपको यहाँ पर ट्रिक लगाना नहीं है, ठीक, कि बाई चांस हम निकालने बैठ जाए ट्रिक के माध्यम से 0 1 2 3 4 माध्यम से 0 1 2 3 4 के माध्यम से हम निकालने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से याद करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इनका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और पेपर में अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर x² - 1 / x² + 1 है और सेक अल्फा बराबर x² + 1 / x² - 1 है और x जो है ±1 के बराबर नहीं है, तब बताइए कोस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अगर दोस्तों आपको जो मैंने आपको सामने टेबल लिखवाया अगर आपको याद है तो आप मुश्किल से 1 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे प्रोसेस से करवाना पड़ेगा, प्रोसेस से चीजें करवानी पड़ेगी। हाँ, प्रोसेस से मुझे चीजें करवानी पड़ेगी, हाँ। तो आइए हम प्रोसेस से करते हैं, और जब आप सीख जाएंगे तो आप इसका जवाब 1 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, और वो भी उत्तर जो होगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कह रहा है साइन थीटा बराबर जो है x² - 1 x² - 1 + 1 है,
हाँ, यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। हाँ हाँ, अगर दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो हम कह सकते हैं कि यदि लंब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो हमारा जो कर्ण है वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस वन है। हाँ हाँ, जब दोस्तों हमारा लंब एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है और कर्ण हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है, जब दोस्तों हमारा लंब एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है और कर्ण हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है, तब हमारा बेस क्या होता है? तो हमारा बेस वास्तव में 2x होता है। क्या होता है? 2x होता है। क्या होता है दोस्तों? 2x होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कहोगे हाँ, हमें अच्छी तरीके से पता है, आपने बताया भी था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, किसकी वैल्यू दिया है कहोगे? सेक थीटा की, सेक अल्फा की वैल्यू दिया है। सेक अल्फा की वैल्यू दिया है। सेक अल्फा बराबर क्या दिया कहोगे? देखिए सेक अल्फा बराबर हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है। कहा है दोस्तों कि सेक अल्फा बराबर, कह रहा है कि भैया सेक अल्फा बराबर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, कि सेक थीटा बराबर या सेक अल्फा बराबर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेक अल्फा या सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। हाँ, अगर दोस्तों सेक थीटा या अल्फा बराबर कर्ण बटे आधार होता है तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा कर्ण जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ऐसी स्थिति में हमारा आधार जो है वास्तव में एक्स स्क्वायर माइनस वन है। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक चीजें समझ में आई कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, जब हमारा कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है तब हमारा आधार क्या होता है? जब दोस्तों हमारा कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है और आधार हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, तब हमारा लंब क्या होता है कहोगे? तब हमारा लंब जो होता है वास्तव में तब हमारा लंब 2x होता है। हाँ, क्या होता है? 2x होता है। जब दोस्तों हमारा कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है और आधार हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, तब हमारा कर्ण क्या होता है कहोगे? 2x होता है। तब हमारा लंब क्या होता है कहोगे? हमारा लंब 2x होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं तो, अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूँ। वास्तव में उस समकोण त्रिभुज से हमें एक पैसे का भी लेना देना नहीं है। ये जो हमने सोल्व किया है, ये जो चीजें हमने निकाली है, इस चीज से वास्तव में हमें एक पैसे का भी लेना देना नहीं है। इस एक पैसे का भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो हमने चीजें निकाली है, इन सभी चीजों से हमें एक पैसे का भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम जो समझना चाह रहे हैं उस चीज को अगर समझ जाए तो हम इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है समकोण त्रिभुज से कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, समकोण त्रिभुज से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको चित्र में बताया कि यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ ठीक है, हम इस कोण की बात करते हैं, थीटा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। थीटा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा होगा। कहोगे हाँ, दोनों अलग अलग कोण बन रहे होंगे। यहाँ पर कुछ और बन रहा हो, यहाँ पर अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर कुछ और बन रहा होगा। हाँ कि ना? हाँ, अभी हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, लेकिन हमें पता है कि अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर कुछ और बन रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों इस चीज को हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं थीटा के अनुसार लंब क्या है? कहोगे थीटा के अनुसार लंब ये है और आधार ये है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जब हमारा लंब
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब है, लंब क्या है कहोगे, लंब देखा जाए तो हमारा थीटा के अनुसार लंब ये है। हाँ क्यों ध्यान दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, अगर देखा जाए तो लंब हमारा क्या कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, हमारा कर्ण क्या कहोगे, कर्ण हमारा वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हाँ क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, हमारा आधार क्या है कहोगे, हमारा आधार देखा जाए तो 2x है। हाँ क्यों, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों थीटा के अनुसार देखा जाए तो हमारा थीटा के अनुसार अगर मैं देखूं तो ये हमारा लंब है, और लंब हमें क्या दिया है कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। ठीक है, आधार देखा जाए तो 2x है, आधार हमें कितना दिया है कहोगे, आधार देखा जाए तो हमारा ये है, और कितना दिया है कहोगे 2x दिया है, तो आधार ये हो गया। कर्ण हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस चीज के अल्फा के अनुसार देखूं, अल्फा के अनुसार देखूं तो हमारा कर्ण क्या है कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। हाँ यहाँ अल्फा क्या है, दूसरा कोण है। हमारा थीटा क्या था, पहला कोण था। थीटा हमारा क्या था, थीटा हमारा क्या है दोस्तों, थीटा हमारा पहला कोण था। हाँ यहाँ दूसरा कोण हमारा क्या है हमें पता ही ना है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अल्फा मान लेता हूँ, अगर दोस्तों बाई चांस मैं यहाँ पर अल्फा मान लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा के अनुसार देखा जाए तो हमारा कर्ण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो लिखा गया है कहोगे हाँ। और अल्फा के अनुसार देखा जाए तो हमारा लंब ये है कहोगे हाँ, और यहाँ पर भी देखा जाए तो लंब क्या है कहोगे 2x है कहोगे हाँ। ठीक है, अल्फा के अनुसार देखा जाए तो हमारा बेस क्या है कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और जो कि लिखा गया है कहोगे हाँ। मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है वास्तव में एक ही त्रिभुज की वैल्यू दी गई है। हाँ यहाँ मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है साइन थीटा और कोसेक थीटा वास्तव में एक ही त्रिभुज की वैल्यू दी गई है। हाँ यहाँ दोस्तों मैं यही चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहा था, यही चीज हम यहाँ पर पता करना चाह रहे थे कि वास्तव में ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू दी गई है वास्तव में एक ही त्रिभुज की है कि अलग अलग त्रिभुज की है। तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि भैया ये सभी जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर जो हमें साइन थीटा और सेक अल्फा की जो वैल्यू दी गई है वास्तव में एक ही त्रिभुज की वैल्यू है। हाँ ये चीजें क्लियर हो गई कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है क्या कहोगे, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखा जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखा जाए तो 180 होता है। मैंने कहा ठीक है, देखिए कहोगे देखिए इन तीनों त्रिभुज का योग जो होता है 180 होता है, और 180 में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 90 की है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर अकेले ही इस कोण की भागीदारी 90 की है तो देखा जाए तो इन दोनों कोणों की भागीदारी वास्तव में 90 की होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया अल्फा प्लस थीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जो है 90 है, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या है 90 है। हाँ कि हाँ ये चीजें क्लियर हो गई कहोगे हाँ, ये चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा था कोस थीटा, कह रहा था कोस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू बताइए। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है कहोगे, देखिए थीटा प्लस अल्फा का जो जोड़ है वास्तव में 90 डिग्री है। हाँ क्या कहोगे हाँ, तो क्या मैं इसकी जगह 90 लिख सकता हूँ कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमसे कोस 90 की वैल्यू पूछ रहा है, कोस 90 की वैल्यू पूछ रहा है कहोगे हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस 90 की वैल्यू जो होती है वास्तव में साइन 0 की वैल्यू के बराबर होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है कहोगे 0 होती है। अगर दोस्तों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो हम कह सकते हैं भैया कोस 90 की वैल्यू जो होगी 0 होगी, कोस 90 की वैल्यू जो 0 होगी। मतलब कोस अल्फा प्लस थीटा की, कोस अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जो होगी वास्तव में 0 होगी। क्या होगी 0 होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इन सब का कहीं प्रयोग करना पड़ा कहोगे नहीं, केवल हमें ये पता करना था, केवल हमें ये जानना था कि भैया अल्फा प्लस ये वास्तव में एक ही त्रिभुज की चीज है कि नहीं। ये दोनों जो चीजें लिखी गई हैं, दोनों साइन थीटा और सेक थीटा सेक अल्फा के बारे में जो लिखा गया है वो एक ही त्रिभुज की बात हो रही है कि अलग अलग। तो हमें पता चला कि भैया एक ही त्रिभुज की बात हो रही है। जब एक ही त्रिभुज की बात हो रही है तो थीटा प्लस अल्फा की जो जोड़ होगा वो 90 होगा, और जब 90 होगा तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आप अगले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, अगले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्या कहना चाह रहा है।
तो भाई देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस थीटा बराबर, कह रहा है कोस थीटा बराबर 5/13 है। हाँ तो मैं कहूँगा हाँ। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कोस थीटा बराबर 5/13 है, यही तो कह रहा है, कहूँगा हाँ यही कह रहा है। कह रहा है कोस थीटा बराबर 5/13 है, टेन थीटा अल्फा बराबर 5/10 अल्फा बराबर 5/12 है। हाँ तो मैं कहूँगा हाँ। कह रहा है कि तब बताइए थीटा प्लस कोस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो हाँ कोस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यही तो कह रहा है, कहूँगे हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। हाँ तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप आपको पता करना है कि वास्तव में ये एक ही त्रिभुज की बात हो रही है कि अलग अलग। जब हम निकालेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, वास्तव में यहाँ पर एक ही त्रिभुज की बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों जो वैल्यू वास्तव में जो वैल्यू कोस थीटा के अनुसार होगी त्रिभुज की, वही वैल्यू वास्तव में टेन अल्फा के भी अनुसार होगी त्रिभुज की। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही त्रिभुज की बात हो रही है। जब एक ही त्रिभुज की बात हो रही है तो थीटा प्लस अल्फा का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री होगा तो ऐसी स्थिति में कोस अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जो होगी 0 होगी। ठीक है, आइए हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कोस थीटा की वैल्यू क्या दिया है, तो कोस थीटा की वैल्यू दिया है 5/13। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब यही है कि अगर आधार हमारा 5 है तो कर्ण हमारा जो होगा 13 होगा, कर्ण हमारा जब 13 होगा। हाँ, जब दोस्तों हमारा आधार 5 होता है, कर्ण हमारा 13 होता है, तो हमारा लंब क्या होता है, क्योंकि हमारा लंब जो होता है 12 होता है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, क्योंकि हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमें दिया है 10 अल्फा की वैल्यू, 10 अल्फा की वैल्यू दिया है। इसी प्रकार दोस्तों हमें 10 अल्फा की वैल्यू दिया है। क्या दिया है 10 अल्फा की वैल्यू, क्योंकि 10 अल्फा की वैल्यू हमें दिया है। इसी प्रकार 10 अल्फा की वैल्यू हमें क्या दिया, क्योंकि इसी प्रकार हमें 10 अल्फा की वैल्यू हमें 5/12 दिया है। आप लोग क्या दिया है, 5/12 दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से बताया कि टेन थीटा बराबर होता है या टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर दोस्तों टेन थीटा बराबर या टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा लंब 5 है तो हमारा आधार जो होगा वास्तव में 12 होगा। हाँ दोस्तों, जब हमारा लंब 5 होता है, आधार हमारा 12 होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्ण क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारा कर्ण जो होता है वास्तव में 13 होता है। हाँ ठीक है, कर्ण क्या होता है, 13 होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि जब कोणों में बदलाव होता है, जब किसी त्रिभुज के कोणों में बदलाव होता है, तो ऐसी स्थिति में जो आधार होता है वो लंब हो जाता है, जो लंब होता है वो आधार हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा की बात हो रही है, यहाँ पर अल्फा की बात हो रही है। दोनों जगह तो देखा जाए तो कर्ण एक ही है। हाँ, यहाँ कर्ण में तो कोई बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ पर थीटा के अनुसार देखा जाए तो हमारा आधार क्या है, 5 है। लेकिन यहाँ पर अल्फा के अनुसार देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर थीटा के अनुसार देखा जाए तो हमारा आधार 5 है और लंब हमारा 12 है। लेकिन अगर मैं अल्फा के अनुसार देखूं तो यहाँ पर हमारा लंब क्या है, 5 है और हमारा आधार 12 है। वास्तव में उल्टा है। हम लोग यहाँ ये तभी हो सकता है दोस्तों जब एक ही त्रिभुज की बात हो। हम लोग यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया एक ही त्रिभुज की बात हो रही है, एक ही त्रिभुज की बात हो रही है। अगर आपका त्रिभुज बनाने का मन कर रहा है तो बना लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वास्तव में इन सभी चीजों का कोई यूज नहीं था, हम तुरंत उत्तर भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज भी बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वास्तव में कोई यहाँ पर बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज भी बना लिया। ठीक है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज भी बना लिया, जिससे आपको थोड़ा सा भी एहसास ना हो, परेशानी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, थीटा के अनुसार देखा जाए तो ये लंब है, हाँ ये आधार है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो थीटा के अनुसार हमारा लंब क्या है, लंब देखा जाए तो 12 है। हाँ, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा देखा जाए तो 5 है और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा देखा जाए तो 13 है। हाँ हो गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें बनने वाला कोण हमें पता नहीं है, क्योंकि हम मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण अल्फा है, हो भी सकता है, क्योंकि हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं अल्फा के अनुसार देखूं तो यहाँ पर देखा जाए तो अल्फा के अनुसार हमारा लंब क्या है, 5 है, जो कि लिखा गया है पहले से, क्योंकि हाँ आधार हमारा 12 है, जो कि पहले से लिखा गया है, क्योंकि हाँ कर्ण देखा जाए तो हमारा 13 है, जो कि पहले से लिखा गया है। मतलब देखा जाए तो ये जो वैल्यू दी गई थी वो एक ही त्रिभुज की वैल्यू थी। अगर दोस्तों एक ही त्रिभुज की वैल्यू थी तो ऐसी स्थिति में अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और 180 में से अगर अकेले ही इसकी भागीदारी 90 की है तो जो अदर 90 डिग्री है, और अगर अकेले ही इसकी 90 डिग्री की भागीदारी है तो बचा हुआ जो 90 डिग्री है उसमें
अगर दोस्तों 180 में से 90 डिग्री की भागीदारी इसकी है तो 90 डिग्री की भागीदारी इन दोनों की होगी, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है 90 डिग्री है। हाँ, अब दोस्तों जिसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है हम उसकी वैल्यू बता देते हैं। कह रहा है कि कोस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू बताइए। दोस्तों कोस थीटा प्लस अल्फा की का जोड़ है कितना हो गया, कोस थीटा प्लस अल्फा का जोड़ जो है 90 है। तो क्या मैं इनकी जगह 90 लिख सकता हूँ, हो गया हाँ 90 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 90 लिख सकता हूँ तो ऐसी स्थिति में कोस 90 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, हो गया कोस 90 की वैल्यू 0 निकल कर आएगी। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछ लेता, अगर दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछता कि बताइए साइन थीटा प्लस 9 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती, क्योंकि दोस्तों थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमसे कुछ भी पूछ सकता है, अगर हमें पता है तो हम जवाब दे सकते हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से वैल्यू याद है तो आप चुटकियों में जवाब दे सकते हैं। वास्तव में यहाँ पर ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, ये जो हमने निकाला है यहाँ सब निकालने की जरूरत नहीं थी, हम तुरंत देख कर दे सकते थे कि इसका जवाब ये होगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ यहाँ पर नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस चीज को करने से पहले यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चनों का जवाब देना है। लेकिन इन क्वेश्चनों का जवाब देने से पहले मैं आपको चीजों को समझाना चाहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर a अपॉन b बराबर 3/2 है, a अपॉन b बराबर 3/2 है, 3/2 है। अगर दोस्तों a अपॉन b बराबर 3/2 है, तब आप मुझे बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने कहा कि अगर a अपॉन b बराबर 3/2 है तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ, मैंने तो यही पूछा है, हो गया हाँ आपने यही चीज पूछा है, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए ये वास्तव में a अपॉन b की वैल्यू दिखाया तो 3/2 दिया है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, देखिए वास्तव में देखा जाए तो a की वैल्यू देखा जाए तो 3x होगी, b की वैल्यू 2x होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों, देखिए ये वास्तव में a को b से डिवाइड किया गया है, मतलब किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड किया गया है तो 3/2 आया है। अगर दोस्तों जिस नंबर से डिवाइड किया गया है अगर उस नंबर से मैं मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ तो a और b की वैल्यू जो थी वास्तव में मिल जाएगी। हो गया हाँ, मान लीजिए दोस्तों इन दोनों नंबर, मान लीजिए दोस्तों a जो था और b जो था उनको x से डिवाइड किया गया था और ये आया था। ठीक है, अगर दोस्तों ये चीज आया है x से डिवाइड करने पर ये चीज आया है तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों a की वैल्यू 3x निकल कर आई और b की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2x निकल कर आई। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि भैया a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए, कहोगे देखिए हम यहाँ पर a की वैल्यू रख लेते हैं, b की वैल्यू रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है रखिए, कहोगे देखिए a की वैल्यू 3x है, अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 9x स्क्वायर आया। तो देखिए b की वैल्यू देखा जाए तो 2x है, यहाँ पर रख लेते हैं तो आएगा 4x स्क्वायर, और 9x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जोड़ेंगे तो आएगा 13x स्क्वायर। हाँ कि ना कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर कहा कि भैया यहाँ पर भी a और b की वैल्यू रखिए। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 9x स्क्वायर आया, b की वैल्यू रखता हूँ तो 4x स्क्वायर आया। 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाऊंगा तो आएगा 5x स्क्वायर। क्या आएगा, 5x स्क्वायर आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इसकी वैल्यू जो होगी 13/5 होगी, 13/5 होगी। इस प्रकार आपने कहा कि ये 13/5 होगी। मतलब अगर a अपॉन b बराबर 3/2 है तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 13/5 होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है।
अगर दोस्तों यहाँ तक आपने मेरा जवाब दे दिया है तो आप मुझे बताइए। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपने इस चीज का जवाब दे दिया है, अगर दोस्तों आपने इस चीज का जवाब दे दिया है कि भैया इसका जवाब जो होगा, इसका उत्तर जो होगा 13/5 होगा, तब आप मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए। अगर a/b बराबर 3/2 है तब आप मुझे बताइए, तब मुझे आप बताइए a² प्लस b² अपॉन 2a की वैल्यू, क्या होगी, अपॉन 2a की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों a/b बराबर 3/2 है तो ऐसी स्थिति में a² प्लस b² अपॉन 2a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए a की वैल्यू वास्तव में देखा जाए तो 3x है, b की वैल्यू देखा जाए तो 2x है। अगर आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है तो आपको a और b की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने रखता हूँ यहाँ पर। तो देखिए a की वैल्यू 3x है, अगर यहाँ पर रखते हो तो 9x² है, b की वैल्यू 2x है, अगर आप यहाँ पर रखते हो तो 4x² आएगा। तो इस प्रकार 9x² में 4x² जोड़ूंगा तो 13x² आएगा। क्या आएगा, 13x² आएगा। आपने बोलिए हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू दिख रहा है तो 3x है, मैंने यहाँ पर 3x रख दिया। ठीक है, एक x से एक x कैंसिल, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर वैल्यू निकल कर आया 13x अपॉन क्या निकल कर आया, 13x वास्तव में 13x अपॉन 3 निकल कर आया। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि अगर a/b बराबर 3/2 है तब आप इसकी वैल्यू बताइए। तुरंत आपने कहा 13/5 होगा। मैंने कहा कि अगर a/b बराबर ये, अगर a/b बराबर 3/2 है तो आप इसकी वैल्यू बताइए। तुरंत आपने कहा कि ये होगा। हाँ दोस्तों आपने जो वास्तव में दोस्तों आपने a और b की रियल वैल्यू रखी है यहाँ पर। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने a और b की रियल वैल्यू रखी है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए रियल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं थी। आप इस क्वेश्चन को अनुपातिक वैल्यू रखकर भी सोल्व करते तो यही उत्तर आता। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए a और b की रियल वैल्यू रखी थी। अगर आप a और b की रियल वैल्यू ना रख करके आप अनुपातिक वैल्यू रखते तब भी यही उत्तर आता। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देख लीजिए। दोस्तों a की वैल्यू अगर मैं तुलना करता हूं तो a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू 3 रखता हूँ, b की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 + 4 13 आएगा। तो ऊपर 13 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, 9 - 4, यहाँ पर 5 आएगा। तो इस प्रकार क्या निकल कर आ रहा है, 13/5 ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर a और b की अनुपातिक वैल्यू नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर तो आप अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तब आपने तुरंत मुझसे पूछा कि भैया हम किन अवस्था में हम a और b की अनुपातिक वैल्यू, हम किन अवस्था में अनुपातिक वैल्यू रखकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और किस अवस्था में हम अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं और किस अवस्था में हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप बता देते तो हमारे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा हाँ, अगर जिस क्वेश्चन को हम अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं, अगर हम उस चीज को अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व करते हैं तो हम बहुत तेजी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। लेकिन जहां पर हम नहीं रख सकते हैं, जहां पर हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहां पर हमें रियल वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां पर हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, कहां पर हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहां पर दोस्तों हम कर सकते हैं वहां पर हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को तेजी से सोल्व कर सके, जिससे हम क्वेश्चन को तेजी से आसानी से सोल्व कर सके। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, रुक जाइए थोड़ा। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कहां पर हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, कहां पर हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जो मैक्सिमम दोस्तों घातांक का नाम आप जानते हैं क्या? हाँ दोस्तों, किसी भी चर राशि की मैक्सिमम घात को हम घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। किसी भी चर राशि, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम घात को, मैक्सिमम पावर को हम घातांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम वहां पर अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर घातांक क्या हो, प्रत्येक टर्म का घातांक सेम हो। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a की घातांक, मैक्सिमम घातांक कितने है? 2 है। दोस्तों अगर यहाँ पर इस टर्म की घातांक 2 है तो ऐसी स्थिति में अगर सबकी घातांक 2 ही, सबकी घातांक यहाँ पर 2 हुई तो हम ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को अनुपातिक वैल्यू से सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं।
तो चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर सबकी घातांक 2 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी घातांक 2 है, बी की भी घातांक 2 है, यहाँ पर हमने चेक किया इसकी भी घातांक 2 है, यहाँ पर भी इसकी घातांक 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म की घातांक क्या है, समान है। अगर दोस्तों प्रत्येक टर्म की घातांक समान है तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को अनुपातिक वैल्यू रखकर, इस क्वेश्चन में अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको घातांक सेम नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जवाब बिना रियल वैल्यू रखे सोल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चेक कर ले रहे हैं कि यहाँ पर घातांक सेम है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ए की घातांक मैक्सिमम देखा जाए तो 2 है। अगर दो सभी की 2 हुई तो सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। बी की देखें तो यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर अगर मैं दोस्तों देखूं नीचे तो घातांक क्या है, 1 है। अगर दोस्तों 1 है तो हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घातांक क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है घातांक है, जब डिफरेंट घातांक है तो हम इस क्वेश्चन को अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व नहीं कर सकते हैं, अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, आप बताने की कोशिश करिए कहां पर हम अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं, कहां पर नहीं। ठीक है, मैं भी उसमें सहयोग करूंगा बताने की आपको कहां पर हम सोल्व कर सकते हैं, कहां पर नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आप बताइए अगर a अपॉन बी बराबर 3/2 है तब आप मुझे बताइए a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन 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 a स्क्वायर इंटू b, a स्क्वायर इंटू बी को सोल्व करने के लिए क्या हम अनुपातिक वैल्यू, अगर दोस्तों a अपॉन बी बराबर 3/2 है तब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूं। तो गया एक बार समझा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a की मैक्सिमम घात कितनी हो गई, 3 है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की देखा है तो घातांक कितनी है, हो गई 3 है। इस वेरिएबल की देखा जाए तो घातांक कितनी है, 3 है। यहाँ पर देखा जाए तो a की घातांक क्या है, 2 है, b की घातांक क्या है, हो गया 1 है। लेकिन दोस्तों मल्टीप्लाई में है तो आप पूरे को पूरा जोड़ कर बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो a की 2 है, b की क्या है, 1 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं पूरे को जोड़ लेता हूं तो पूरी घातांक क्या निकल कर आई, 3 निकल कर आई। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्येक टर्म की घातांक क्या है, 3 है। अगर दोस्तों प्रत्येक टर्म की घातांक 3 है तो ऐसी स्थिति में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए क्या मैं इस क्वेश्चन को, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूं। क्या दोस्तों अगर a अपॉन बी बराबर 3/2 है तब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर a की मैक्सिमम घातांक देखा जाए तो 3 है, यहाँ पर b की 3 है, लेकिन अगर नीचे देखा जाए तो b की मैक्सिमम घातांक 2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर घातांक क्या है, डिफरेंट है। अगर दोस्तों घातांक यहाँ पर डिफरेंट है, प्रत्येक टर्म की घातांक डिफरेंट है तो इस क्वेश्चन को आप अनुपातिक वैल्यू रख कर सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको रियल वैल्यू ही रखकर सोल्व करना पड़ेगा। मतलब a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 2x रखकर ही सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझ में कुछ आया हो गया? हाँ, हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों a स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूं, a और b की अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूं। कहोगे देखिए यहाँ पर तो a स्क्वायर का a का टर्म देखा जाए, a की घातांक देखा जाए तो 2 है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए यहाँ पर a की घातांक a है, b की घातांक a है। तो इस प्रकार अगर मैं a और b की दोनों घातांक जोड़ता हूँ तो मैक्सिमम कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 घातांक आ रहा है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इस टर्म के देखा जाए तो घातांक 1 है, 2 है। इस टर्म की घातांक देखा जाए तो 2 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। नीचे वाली की घातांक देखा जाए तो 2 है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो प्रत्येक टर्म की घातांक क्या है, 2 है। अगर दोस्तों प्रत्येक टर्म की घातांक 2 है तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं a और b की अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए
इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ? क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ? कोई देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो b की मैक्सिमम घातांक 2 है, ठीक है, और नीचे देखा जाए तो b की भी 2 है और a की भी 2 है। तो इस प्रकार देखा तो प्रत्येक टर्म की मैक्सिमम घातांक 2 है, मतलब प्रत्येक टर्म की घातांक क्या है? सेम है। अगर दोस्तों सेम है तो ऐसी स्थिति में आप a और b की अनुपातिक वैल्यू का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, उसके बाद हम इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे और क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए। क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूं? को देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो एक ही मैक्सिमम घातांक 1 है, जबकि नीचे देखा जाए तो मैक्सिमम घातांक 4 है। इस प्रकार अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे वास्तव में रियल वैल्यू की जरूरत होगी। क्या होगी? रियल वैल्यू की जरूरत होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इन क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a अपॉन बी बराबर 3/4 है, तब बताइए पहला क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab की वैल्यू क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू क्या होगी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a अपॉन बी बराबर, कह रहा है a अपॉन बी बराबर जो है, कह रहा है a अपॉन बी बराबर जो है, a अपॉन बी बराबर जो है 3/4 है। a अपॉन बी बराबर 3/4 है। कह रहा है कि बताइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम दोस्तों हमें a और b की अनुपातिक वैल्यू दिया है और कह रहा है कि बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। हाँ तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं क्या मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं अनुपातिक वैल्यू रखकर सोल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म का घातांक जो है सेम है। अगर दोस्तों प्रत्येक टर्म की घातांक सेम है तो यहाँ पर मैं a b की अनुपातिक वैल्यू रख सकता हूँ। दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, मैंने यहाँ पर रख दिया, a बराबर 3 रख दिया, b बराबर 4 रख दिया। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। कहोगे देखिए a बराबर अगर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ पर 9 आया, b बराबर अगर 4 रखता हूँ यहाँ पर तो आया माइनस के, कहोगे देखिए 9 माइनस 16 आया, 9 माइनस 16 आया। और इससे मैं सोल्व करूंगा, ऊपर अगर देखा जाए तो 9 माइनस 16 को सोल्व करेंगे तो -7 आया। क्या आएगा? -7 आएगा। हाँ तो यहाँ, ठीक है। अपोन में क्या आएगा? कहोगे देखिए अपोन में देखा जाए तो 9 और प्लस 16 जोड़ेंगे तो आएगा 25, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो यह 7/25 निकल कर आएगी। हाँ क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसका भी हम जवाब देते हैं, इसका भी हम जवाब दे लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें हमें a और b की वैल्यू अनुपातिक वैल्यू दी गई है, तो हम पहले चेक कर ले रहे हैं क्या मैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a की मैक्सिमम पावर 2 है, b की मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पर देखा जाए तो a और b की दोनों की पावर जोड़ेंगे तो मैक्सिमम पावर क्या निकल कर आएगी? 2 निकल कर आएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्येक टर्म का मैक्सिमम घातांक सेम है। अगर सेम है तो हम यहाँ पर a और b की अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों रख लेते हैं a और b की अनुपातिक वैल्यू। दोस्तों a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की वैल्यू क्या है? 4 है। तो ऊपर देखा जाए तो -7 आएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा? कहोगे देखिए a और b की मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई का दुगुना कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई 4 से किया तो आया 12, 12 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो आया 24। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू निकल कर आई 7 माइनस के 7/24। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। मैं ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर हमें ए और बी की अनुपातिक वैल्यू दिया है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म की वैल्यू, प्रत्येक टर्म की मैक्सिमम घातांक जो है सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पर मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ए की वैल्यू 3 रखूंगा, बी की वैल्यू 4 रखता हूँ, तो यहाँ पर 25 आएगा और नीचे आएगा माइनस का 7। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर माइनस का 25/7 आ रहा है। हाँ, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये होगी। अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अगला दोस्तों हमसे कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ए प्लस बी अपॉन अपॉन कह रहा है ए प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू बताइए क्या होगी। हाँ, कह रहा है ए प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, इसकी वैल्यू भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देख लेते हैं कि क्या मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ। तो आपने कहा कि मुझे देखिए एक की मैक्सिमम घातांक 1 है, बी की देखा जाए तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने रख दिया अनुपातिक वैल्यू उठाकर। तो देखा जाए तो ऊपर ए और बी का जोड़ है, तो मैंने जोड़ कर लिया 7 आया, और नीचे ए का दोना कर दिया तो आया 7/6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इसकी वैल्यू जो होगी 7/6 होगी। ऐसा करता हूँ दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू बताइए। हाँ, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू बताइए। ये जो क्वेश्चन कर रहा है तो यहाँ तो यहाँ पर भी हम चेक कर ले रहे हैं क्या मैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पर क्या है घातांक, क्या डिफरेंट है। अगर दोस्तों डिफरेंट है तो यहाँ पर मैं अनुपातिक वैल्यू तो रख नहीं सकता, इसलिए मुझे वास्तव में रियल वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रियल वैल्यू ए और बी की निकाल लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का अनुपात हमें 3:4 दिया था। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ए को बी से भाग दिया गया होगा, ए को बी के अपोन में रखा गया होगा और किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तब ये आया होगा। हाँ, दोस्तों अगर जिस नंबर से डिवाइड किया गया अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वास्तव में ए की वैल्यू जो रही होगी, बी की वैल्यू जो रही होगी वो मिल जाएगी। तो मैंने दोस्तों मान लिया कि भैया ए और बी को एक्स से डिवाइड किया गया। अगर एक्स से डिवाइड करने पर ये आया है तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3x निकल कर आई, और बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो बी की वैल्यू देखा जाए तो 3x निकल कर आई। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए की रियल वैल्यू क्या है 3x है, बी की रियल वैल्यू क्या है 2x। मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम रियल वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, केवल रियल वैल्यू का ही प्रयोग कर सकते हैं, अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों यहाँ पर रियल वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ए की वैल्यू क्या है 3x है, बी की वैल्यू क्या है 2x है। तो इस प्रकार अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 13x² आएगा। क्या आएगा 13x² आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 3x है, तो नीचे रखूंगा तो आएगा 6x। आप क्या आएगा 6x, एक्स से एक्स कैंसिल। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 13x/6 है। क्या आएगा 13x/6 आएगा। आशा करता हूँ तो ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कहाँ पर हम रियल वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करेंगे। हाँ, आशा करता हूँ तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इन सभी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि वास्तव में हम कहाँ पर रियल वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों ए और बी की जगह है यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी जो दिया था, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा कोस थीटा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, टी बी पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए और बी की जगह, हमें मतलब नहीं है। कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3 है, तब बताइए 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि tan थीटा बराबर जो है, कह रहा है tan थीटा बराबर जो है 4/3 है। कह रहा है tan थीटा बराबर जो है 4/3 है। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि बताइए, कह रहा है बताइए 3 sin थीटा, कह रहा है बताइए 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, कह रहा है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा
अपॉन 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 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू दी गई है। हाँ दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या मैं टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर निकल कर आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर निकल कर आएगा 4/3, निकल कर आएगा कहूँगी, हाँ निकल कर आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या निकल कर आया कहूँगे 4/3 निकल कर आया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू 4/3 निकल कर आया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू का जो अनुपात है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू का जो अनुपात है वो 4/3 है। हाथ में दोस्तों यहाँ पर हमें देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू का अनुपात हमें पता है, हमसे वास्तव में ये चीज पूछ रहा है हाँ। तो दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक टर्म की घातांक यहाँ पर सेम है, तो ऐसी स्थिति में मैं इस क्वेश्चन का जवाब अनुपातिक साइन और थीटा और कोस थीटा की अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या प्रत्येक टर्म की घातांक सेम है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा की घातांक जो है 1 है, कोस थीटा की घातांक 1 है, साइन थीटा की यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक टर्म की घातांक सेम है। अगर दोस्तों प्रत्येक टर्म की घातांक सेम है तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन का जवाब मैं साइन थीटा और कोस थीटा की अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं तुलना करता हूँ तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 4 निकल कर आई, कोस थीटा की वैल्यू 3 निकल कर आई। हाँ ठीक है, तो क्या मैं साइन थीटा की जगह 4 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। कोस थीटा की जगह क्या मैं 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा की जगह मैं 3 रखता हूँ तो 12 आएगा, और कोस थीटा की जगह अगर यहाँ पर 3 रखता हूँ तो यहाँ पर 6 आएगा। तो 12 में 6, तो यहाँ पर 12 में 6 जोड़ूंगा तो आएगा 18। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर क्या आया कहोगे 18 आया, ऊपर क्या आया 18 आया। हाँ देखो क्या आया, ऊपर 18 आया, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर रखता हूँ तो कहोगे देखिए 4 3 12, 2 3 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 6। इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आया कहोगे 3 निकल कर आया। मतलब कहोगे मतलब tan थीटा बराबर अगर 4/3 है तो ऐसी स्थिति में 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की जो वैल्यू होगी 3 होगी। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप ये तरीका तो अपना सकते हैं, ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 4/3 दी है। हाँ ना हो गया, 4/3 दी है। अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा माइनस b cos थीटा या प्लस b cos थीटा दिखता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए या sin थीटा कॉमन ले लीजिए। अगर दोस्तों आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा माइनस b cos थीटा, अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा कि जैसा कहीं पर भी आपको दिखता है तो आप वहां पर साइन थीटा कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे, या कोस थीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कोस थीटा कॉमन ले रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर मैं साइन थीटा यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है वास्तव में कोस थीटा। तो यहाँ पर मुझे कोस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इससे बेहतर दोस्तों यही है कि अगर मैं यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर tan थीटा बन जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ पर आसानी से रख सकता हूँ, कोस थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोस थीटा की वैल्यू निकालने में मुझे ज्यादा समय लगेगा, नहीं लगेगा, आप इसका उल्टा कर दीजिए, कोस थीटा मिल गया। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या किया, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों मैं कोस थीटा यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो मुझे अंदर क्या प्राप्त होगा, भैया अंदर देखा जाए
अंदर देखा जाए तो यहाँ पर कोस थीटा का अगर कॉमन ले रहे हो तो इसका मतलब यही है कि कोस थीटा से आप डिवाइड कर रहे हो। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 3 tan थीटा। क्या प्राप्त होगा? 3 tan थीटा। हाथ में कर दिया, प्लस का हो गया, प्लस का 2 प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों अगर मैं नीचे से ऊपर कॉमन लिया हूं तो नीचे भी मैं कॉमन लूंगा, जिससे कि कोस थीटा का प्रभाव कैंसिल हो सके, जिससे कोस थीटा का प्रभाव कैंसिल हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भी ले लिया। ठीक है, अगर कोस थीटा मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉमन तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अगर कोस थीटा कॉमन लिया तो आप कोस थीटा से भाग दे रहे हो। जब मैं इसे भाग दूंगा तो 3 tan थीटा प्राप्त होगा। तो हाँ, ठीक है, 3 tan थीटा प्राप्त होगा, माइनस यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। अब यहाँ पर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे इस चीज की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इस चीज की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों tan थीटा बराबर है, दिया है 4/3। तो यहाँ पर मैं अगर 4/3 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 4/3 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 मिलेगा, और 4 2 6। इस प्रकार ऊपर तो देखा जाए तो 6 मिला। क्या मिला? 6 मिला। हाँ तो अपोन कोई देखिए यहाँ पर tan थीटा रखोगे आप तो tan थीटा की वैल्यू 4/3 है। 3 से 3 कैंसिल तो 4 मिला, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या निकल कर रही? 3 निकल कर रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। ऐसा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर sin थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, sin थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए मैं कॉमन लेकर भी देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैंने क्या किया? कोस थीटा कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों मैं कोस थीटा कॉमन लेता हूँ, ऊपर से दोस्तों मैं कोस थीटा, दोस्तों यहाँ पर मैं sin थीटा, कोस थीटा मैंने कॉमन लिया था, यहाँ पर इसी प्रकार मैं sin थीटा कॉमन ले रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं sin थीटा ऊपर कॉमन ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि sin थीटा से मैं भाग रहा हूँ। जब मैं इसे भाग दूंगा तो मुझे 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर जब मैं भाग दूंगा तो कोस थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? हो गया कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर मुझे 2 कोस थीटा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2 कोस थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, अपोन लगा दिया। दोस्तों अगर मैंने sin थीटा ऊपर कॉमन लिया तो नीचे भी कॉमन ले ले रहा हूँ, जिससे प्रभाव खत्म हो जाए। sin थीटा जो बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाग दूंगा तो 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर भाग दूंगा तो 2 कोस थीटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे इस चीज की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों tan थीटा बराबर हमें 4/3 दिया है, तो ऐसी स्थिति में कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 3/4 होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर 3/4 रखता हूँ, 3/4 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे देखिए जब यहाँ पर आप 3/4 रखोगे, कहोगे देखिए जब यहाँ पर आप 3/4 रखोगे तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 3/2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3/2 प्राप्त होगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 3 + 3/2। हाँ तो यही तो प्राप्त होगा। कहोगे हाँ, अपोन 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 यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए 3 माइनस, यहाँ पर आप 3/4 रखोगे, 3/4 रखोगे तो यहाँ पर भी माइनस के 3 माइनस 3/2 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 2 3 6 6 3 9, क्या हुआ? 9 आया। हाँ ठीक है, अपोन में 2 आएगा और अपोन में 2 आएगा। हाँ ठीक है, अपोन में 2 आएगा। इसी प्रकार 2 3 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो यहाँ पर भी 2 आया और ऊपर भी 2 आया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार 9/3 बचेगा, और इसी में सोल्व करूंगा तो 3 आया। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि यहाँ पर हमने 3 तरीके से किया और तीनों तरीके से वही उत्तर आया। हाँ तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं। वास्तव में आपको तीनों तरीके पता होने चाहिए, आपको दोस्तों तीनों तरीके पता होने चाहिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा मकसद यही था कि जिससे दोस्तों मेरा मकसद यहाँ पर तीनों तरीके से करवाना, तीनों तरीके से बताना इसलिए था क्योंकि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके भैया हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।